These are some of the points which are proving that it is a great part. Indus Valley Civilization बोला जाता था, पहले बोला जाता था, अब नहीं बोला। क्यों ये दो एरिया? क्योंकि यहाँ पर था दो नदियों का मेन वाटर सोर्स और उन्होंने बनाया उस लैंड को फर्ट। उसके बाद क्या चाहिए? पैसा पैसा। उसके बाद मनी भी तो चाहिए, तभी तो सर्वाइव कर पाएंगे। उन्होंने मैम इतना सारा याद करना है। आप तो बोलते बड़ा इजी चैप्टर है। इजी है बेटा, इसको याद करने की ट्रिक है। That's why. Hello dear kiddos, welcome to Concept Corridor. I am your host and host Yogita Dhami. So today we are here going to start the new chapter for class 6th social science, that is chapter number 6, the beginning of Indian civilization, the easiest chapter in the history of history. Yes, I don't know why I was getting so many requests for this chapter. बेटा इससे टफ चैप्टर तो आई थिंक चैप्टर नंबर 4 था, टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री, है ना? और जब क्लास 7th और 8th में जाओगे तब पता पड़ेगा कि हिस्ट्री के टफ चैप्टर कैसे होते हैं। अब एक काम करते हैं, फटाफट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एंड बाय द एंड ऑफ द चैप्टर देन यू टेल मी कि चैप्टर इजी था कि नहीं, ठीक है? And before we start, if you want notes of all these chapters, join my Telegram channel. I'll share all these PPTs and you can access them easily. ठीक है? Now, let's get started with this chapter. मेरे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कुछ लाइन से जो किसने बताई थी? बी लाल ने। क्या बोला इन्होंने? The most ancient civilization of India, known as variously as Harappan, Indus और Indus Saraswati civilization. बेटा जो इंडिया का एंशियंट यानी फर्स्ट सिविलाइजेशन जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन या फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है? दिस वाज इंडीड रिमार्केबल इन मेनी वेज। क्यों? इट शोड हाउ अ वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी लिव्स in which the difference between the rich and the poor are not glaring. बेटा किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में रिच और पुअर तो हमेशा ही होते हैं, है ना? हमेशा से होते हुए आए हैं। लेकिन इस सिविलाइजेशन में जो ये डिफरेंस था रिच और पुअर के बीच में वो इतना ग्लेयरिंग नहीं था, मतलब इतना शो ऑफ वाला नहीं था। वहां पे ऐसा कोई एविडेंस नहीं हमको मिला है जहां पर ये दिखे कि जो रिच थे वो पुअर को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। वो बड़े हार्मोनियसली सब लोग एक साथ रहते थे, ठीक है? आगे देखते हैं। In essence, the Harappan societal scenario was not that of exploitation, but of mutual accommodation. देखो लिखा भी हुआ है, वहां पे exploitation नहीं होता था। उनका जो बेस था वो रिच और पुअर के बीच में जो exploitation चलता है, जो आजकल हम देखते हैं, ऐसा नहीं होता था। वहां पर वो हार्मोनियसली एक दूसरे का accommodate करके रहते थे। Understood? चलो, so let's move ahead and let's see that what are we going to learn in this chapter. Here, question number 1. What is civilization? First of all, this question. What is the meaning of civilization? Next, what was the earliest civilization of Indian subcontinent? अब तो पता ही पड़ गया कौन सा civilization था, Indus Saraswati civilization. Next, what were its major achievements? So these are all the questions that we are going to find answer for. ठीक है? So start करते हैं one by one. First of all, what is civilization? बेटा civilization इस वर्ड का मतलब क्या है? अब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आपको बुक में नहीं देखना है। इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए आपको अपनी सोसाइटी को देखना है। जहां आप रहते हो अपनी सोसाइटी को देखो और देखो कि वहां पे सिविलाइज्ड किस तरीके से आप लोग रह रहे हो, ठीक है? अब बेटा सिविलाइजेशन के लिए यानी एक प्रॉपर सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? जो लोग वहां रह रहे हैं उनके पास प्रॉपर खाना पानी होना चाहिए, है ना? पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। खाना तो सबको चाहिए ही, राइट? तो किसी भी सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वहां होना चाहिए अ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। क्यों होना चाहिए प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर? बिकॉज एग्रीकल्चर से ही तो खाना मिलता है ना? इनफ टू फीड द पॉपुलेशन। जो खाना मिलेगा वो वहां की पॉपुलेशन को प्रॉपर फीड करने के लिए इनफ होना चाहिए, ठीक है? सो सिविलाइजेशन स्टार्ट कहां से होगा? जब आपके पास एक प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होगा, एक सोर्स होगा प्रॉपर खाने का। क्लियर? नाउ अब खाना तो मिल गया बेटा, खाना ये एग्रीकल्चर कहां से मिलता है? विलेज से। विलेज से हमें खाना तो चाहिए लेकिन हम विलेज में जाके रहना नहीं चाहते। कोई भी जाके बेटा विलेज में नहीं रहना चाहता। सबको चाहिए एक प्रॉपर वेल डेवलप्ड सोसाइटी, राइट? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अर्बनिज्म। आपको एक अर्बन प्लेस पे रहना है, अर्बन सोसाइटी में रहना है ना? तो आपको एक प्रॉपर वेल प्लान्ड हाउस चाहिए, है ना? प्रॉपर वहां के टाउन प्लानिंग होनी चाहिए। उस जगह में वाटर सोर्स होना चाहिए, प्रॉपर पानी का सिस्टम होना चाहिए, राइट? उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो हमारे घरों से यूज्ड पानी निकलता है उसके लिए प्रॉपर वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर से पानी बाहर निकले और सड़क पे चला जाए, है ना? देन यू वोंट बी एबल टू स्टे एट सच प्लेस। सो यहाँ पर क्या है? वेल प्लान्ड टाउन प्लानिंग,
The growth of cities and their management which generally includes water management and the drainage system. Am I clear? Now, अब बेटा ये जो अर्बन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग, इसको मैनेज करने के लिए लोग भी तो चाहिए. अगर आप लोग किसी सोसाइटी में रह रहे हो, हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हो, तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक कमिटी होती है, राइट? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप सीधे वहां फोन करोगे और वहां से आपके पास लोग आ जाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. करेक्ट? सो वहां पर क्या चाहिए हमें? गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. उस जगह को गवर्न करने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए वहां कुछ ऑफिशियल्स भी चाहिए. क्लियर? सो टू मैनेज मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड इट्स मेनी एक्टिविटीज वी नीड गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. Am I clear? Now, बेटा हमारे पास खाना आ गया, हमारे पास प्रॉपर घर है हमारे पास, अब मान लो. उसके बाद क्या चाहिए? पैसा. पैसा. उसके बाद मनी भी तो चाहिए, तभी तो सर्वाइव कर पाएंगे, राइट? और मनी कहाँ से आता है? ट्रेड से, बिजनेस से. ठीक है? सो द नेक्स्ट थिंग इज ट्रेड. ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा? खरीद फरोख्त जिसको बोलते हैं, है ना? खरीदारी. इजंट इट? इससे होता क्या है? जो मनी है वो सर्कुलेट होता है सोसाइटी में और बेसिकली मनी आता है. सो ट्रेड इज रिक्वायर्ड. अब ट्रेड कहाँ होगा? ट्रेड होना चाहिए इंटरनल विद इन द सोसाइटी और होना चाहिए एक्सटर्नल, मीन्स अपनी सोसाइटी से दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी. जैसे इंडिया का सामान बाहर जाता है, हम बाहर से चीजों को अंदर लेके आते हैं, राइट? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जिसको बोला जाता है. क्लियर? सो ट्रेड होना चाहिए. अंडरस्टूड? अब बेटा ट्रेड किस चीज का होगा? हम ये जो खरीद फरोख्त बोल रहे हैं, किस चीज का ट्रेड होगा? इसके लिए हमारे पास होना चाहिए वैरायटी ऑफ क्राफ्ट. यस, अलग अलग चीजें हम लोग को डेवलप करनी पड़ेंगी जिसको कि हम बेच सके, राइट? तो क्राफ्ट होना चाहिए. अब क्राफ्ट के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएगा? उन क्राफ्ट को हम कहाँ बनाएंगे? इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, वो हमारे पास प्रॉपर प्लेसेस होने चाहिए. सो variety of craft that is including the management of raw materials such as stone and metal and the production of the finished good such as ornaments and their tools. Am I clear? Understood? Now, अब बेटा क्राफ्ट के अलावा और हमारे पास क्या है जिसका कि हम ट्रेड कर सकते हैं? हमारे पास है हमारे कल्चरल आइडियाज. यस, उन कल्चरल आइडियाज को हम प्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज. यस, थिएटर है, करेक्ट? इसके अलावा हम उसको पेंटिंग्स के थ्रू, आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू वैसे भी हम उसको शो कर सकते हैं टू द वर्ल्ड. सो कल्चरल आइडियाज दैट इज अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड expressed through art, architecture, literature, oral tradition and other social customs. ठीक है? सो इनका भी ट्रेड हम कर सकते हैं अपने कल्चरल आइडियाज का. Am I clear? उसके अलावा एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में बेटा हमारे पास होना चाहिए प्रॉपर राइटिंग सिस्टम. क्लियर? हम ट्रेड कर रहे हैं अगर, तो हमारे पास एक राइटिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें हम बता सके कि हम क्या ट्रेड कर रहे हैं. हम हर कुछ ओरली तो आजकल नहीं करते हैं, आपने देखा होगा, राइट? कई चीजों पे हम रिटन फॉर्म में भी करते हैं. तो राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है. सो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में सम फॉर्म ऑफ राइटिंग होना चाहिए. ठीक है? नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू कम्युनिकेट. Am I clear? So these are the points which makes the civilization. किसी भी जगह को, किसी भी सोसाइटी को सिविलाइज्ड करने के लिए वहां पर ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए. अब मुझे बताओ, ये कुछ नई चीज है? ये तो आपके आसपास सब कुछ हो ही रहा है, आप देख रहे हो, है ना? तो इन पॉइंट्स को रटो मत, बस अपने अपने आसपास की जगह देखो और पॉइंट वाइज उसको दिमाग में सोचते हुए चलो. करेक्ट? चलो, moving ahead. Now think about it. One question for you. Which of the above characteristics do you think is most fundamental? That is a characteristic essential to development for the development of others. जो हमने यहाँ पर ये characteristics पढ़े, इनमें से बताओ कि सबसे फंडामेंटल कौन सा है? कौन सा है बेटा? मैंने क्या बताया था? पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, है ना? तो मेन चीज क्या है? एग्रीकल्चर, द सोर्स ऑफ फूड, ये है मेन चीज. तो सबसे पहले यहां पर क्या आना चाहिए? एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक. क्लियर? प्रॉपर आंसर मैंने लिख के दिया हुआ है. इट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक एसेंशियल फॉर ऑल द डेवलपमेंट्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स द स्टेबल फूड सप्लाई which allow people to settle. The surplus food leads to the population growth, development of other profession and trades. Clear? Proper answer for your examination. Clear?
Moving ahead, now here one more question for you. For each characteristics in the list above, can you make a list of professions or occupations that might exist in such society? बेटा जितने भी हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, राइट, पहले हमने एग्रीकल्चर देखा, फिर हमने अर्बनिज्म देखा, उसके बाद गवर्नमेंट देखा, एडमिनिस्ट्रेशन देखा, है ना, ट्रेड देखा. तो ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, इनके बेसिस पे आपको एक या दो ऑक्यूपेशन बताने हैं. ठीक है, अब कुछ मैंने आपको यहाँ पे लिख के दूंगी मैं आपको. इसके अलावा भी इफ यू नो समथिंग एल्स डू कमेंट एंड टेल मी. ठीक है, चलो. एग्रीकल्चर, बेटा एग्रीकल्चर कौन करेगा? फार्मर करेगा, है ना. अर्बनिज्म यहाँ पर कौन कौन करेगा? अर्बनिज्म का मतलब क्या है? प्रॉपर बिल्डिंग, आर्किटेक्ट. तो यहाँ पर आपको मेसन चाहिए, लेबर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, है ना. गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपको फिर ऑफिसर चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चाहिए, राइट. सो यू कैन राइट दिस. ट्रेड में क्या चाहिए? बिजनेसमैन चाहिए, ट्रैवलर चाहिए जो कि अपना क्राफ्ट लेके जाए यहाँ वहां. क्लियर. नेक्स्ट, अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट. अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट में क्राफ्ट्समैन चाहिए, ज्वेलर्स चाहिए, है ना. अलग अलग क्राफ्टमैन हो सकते हैं यहाँ पर कुछ भी. उसके बाद कल्चरल आइडियाज. कल्चरल आइडियाज में क्या होंगे? डांसर्स हो सकते हैं, पेंटर्स हो सकते हैं, पोएट भी हो सकते हैं जो कि अपने पोएम के थ्रू जो है अपने कल्चरल आइडियाज को स्प्रेड कर रहे हैं. क्लियर. नेक्स्ट, सम फॉर्म ऑफ राइटिंग. इसमें कैलीग्राफर्स हो सकते हैं जो कि ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के साथ कम्युनिकेट करें. क्लियर. इसके अलावा यू कैन राइट एनीथिंग एल्स ऑल्सो. अंडरस्टूड. चलो, मूविंग अहेड. नाउ, व्हेन डिड सिविलाइजेशन बिगिन? बेटा सिविलाइजेशन का मतलब तुमने समझ लिया. अब ये सिविलाइजेशन की शुरुआत कहां पर हुई थी, कब से हुई थी? लेट्स फाइंड इट आउट हियर इन द टाइमलाइन. नाउ आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस टाइमलाइन. ठीक है, देखो बेटा यहां पर ये दिखा रखा है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और मेन फोकस. लेकिन इस टाइमलाइन में ये साफ पता पड़ रहा है कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन यानी इंडिया की जो फर्स्ट सिविलाइजेशन है वो वर्ल्ड की फर्स्ट सिविलाइजेशन नहीं थी. इससे पहले यहाँ पर ऑलमोस्ट 4000 BCE में बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन देखा गया. कहां पर? मेसोपोटामिया. ठीक है, इसको वर्ल्ड की फर्स्ट सिटी भी बोला जाता है. हियर. इसके बाद यहां पर हो गया बिगिनिंग ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन. नाउ ये हमारा अभी का फोकस नहीं है, सीनियर क्लास में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है, अभी हम आ जाते हैं यहां पर. ये है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन. बेटा ये इसकी शुरुआत ऑलमोस्ट हुई थी 2600 BCE से. सो 2600 BCE यहां पर 2600 BCE से लेके 1900 BCE इसके बीच में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन प्रॉपरली फ्लरिश कर रहा था. ठीक है, देखो यहां पर civilization began at the different times in different parts of the world. Here in the region known as Mesopotamia. ये वाला, राइट, ये वाला, ये आज के टाइम पे कहाँ है? मॉडर्न इराक और सीरिया. आपने इराक और सीरिया ये कंट्रीज का नाम सुना होगा. तो आज के टाइम पे जो मॉडर्न इराक और सीरिया है वही मेसोपोटामिया था उस टाइम पे. That happened around 6000 years ago. Clear? The civilization in the ancient Egypt followed a few centuries later. सो मेसोपोटामिया के बाद नेक्स्ट सिविलाइजेशन कहां देखा गया था? इजिप्ट में. उसके बाद यहां पर हम आ रहे हैं कहां पर? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में. ठीक है, सो लेट्स सी हियर दैट हाउ द बिगिनिंग ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन हैपेंड. अब बेटा इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले चलते हैं. चैप्टर नंबर 4 में वहां पर हमने अर्ली मेन, फर्स्ट क्रॉप, इनके बारे में पढ़ा था. कैसे पहले के लोगों ने पहली बार क्रॉप ग्रो करी. क्रॉप कहाँ ग्रो करी? जहां पर प्रॉपर वाटर अवेलेबिलिटी थी, जहां पे फर्टाइल लैंड था. क्रॉप ग्रो करने के बाद उन्होंने, जब उनको प्रॉपर खाना मिलना शुरू हुआ, फिर उन्होंने ग्रुपिंग करनी शुरू करी. वो ग्रुप में रहने लगे. वहां पर उन्होंने अपने लीडर चूज किया जिसको कि चिफ्टियन भी बोला गया. कुछ याद आ रहा है? ऐसा हमने पढ़ा था, राइट. तो बेटा ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि ग्रुपिंग शुरू हो गई थी लोगों की. नाउ उस ग्रुपिंग से ये लोग एक वेल डेवलप्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी में कैसे पहुंच गए वो हम यहाँ देखने वाले हैं. ठीक है, सो फ्रॉम विलेज टू सिटी ये डेवलपमेंट कैसे हुआ और कहां पर हुआ. अब पहले देखते हैं कहां पर हुआ. ये हुआ इन द वास्ट प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड सिंध. पंजाब, कौन से पंजाब की बात हो रही है? ये हमारे आज के टाइम पे इंडिया के पंजाब की बात नहीं हो रही. ये है टुडे दिस इज डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. द होल रीजन दैट इज डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उस पंजाब की बात हो रही है. सिंध जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में है. क्लियर? सो दिस होल एरिया, दिस इज द मेन फोकस. अब यहां पर क्यों हम मेन फोकस कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर थे
टू मेन वाटर सोर्स, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर दो मेन वाटर सोर्स थे, कौन कौन से? द मेन इज इंडस रिवर, जिसको कि हम सिंधु नदी भी बोलते हैं, करेक्ट। सो इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अब सुना हुआ है ये सप्त सिंधवा, हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 5 में, है ना। जो 7 ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, उसके बारे में बात हो रही है। इसके बाद इसके अलावा यहां पर थी सरस्वती नदी, used to flow from foothills of Himalayas through Haryana, Punjab and parts of Rajasthan and Gujarat. So ये दो जो मेन नदियां थी वो थे वाटर सोर्स, क्लियर। अब बेटा जहां पर भी नदी बहती है वहां की जो लैंड होती है वो हाईली फर्टाइल होती है, दैट इज वेरी गुड फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है। सो यहां पर इनको मिल गया फर्टाइल लैंड। These river made those plains fertile and therefore favorable for the agriculture. Clear? So main those कौन सी एरिया है जहां पर ये देखा गया सिविलाइजेशन? ये पंजाब जो टुडे डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके अलावा सिंध। और क्यों ये दो एरिया? क्योंकि यहां पर था दो नदियों का मेन वाटर सोर्स और उन्होंने बनाया उस लैंड को फर्टाइल, क्लियर। अगर आप मैप में देखोगे तो ये वाला एरिया है। अब बेटा इसी का इनलार्ज वर्जन अगर हम देखें, सो दिस इज द मैप विच इज शोइंग इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं आज के जो प्रेजेंट मैप है इंडिया का उससे। ये कौन सा एरिया है इंडिया में? ये है नॉर्दर्न पार्ट एंड दिस इज द वेस्टर्न पार्ट। सो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज पाकिस्तान हियर एंड सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। इतने एरिया में ये पूरा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन फैला हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं हम इसको? बिकॉज यहाँ पे जो दो मेन रिवर हैं, है ना, जिसके अलोंग सेटलमेंट हुआ था, कहां पर है ये? दिस इज रिवर इंडस और ये उसकी सारे के सारे ट्रिब्यूटरीज और ये है रिवर सरस्वती, ठीक है। अब देखो आप इंपॉर्टेंट सिटीज, यहां पर इंडस रिवर के पास कितनी सारी इंपॉर्टेंट सिटीज का सेटलमेंट दिखा जा रहा है। ऐसे ही सरस्वती रिवर के पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज सेटलमेंट है। अब इनके नाम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिवर सरस्वती के बारे में। बेटा जो रिवर सरस्वती है उसको आज हम रिवर सरस्वती के नाम से नहीं जानते, इट इज नोन एज घाघर हकारा रिवर। इसको बोला जाता है घाघर इन इंडिया एंड हकारा इन पाकिस्तान, ठीक है। सो दैट्स व्हाई घाघर हकारा रिवर, क्लियर। अब बोलोगे मैम तो हमें कैसे पता पड़ा इसका नाम सरस्वती था? बेटा एक्चुअल में जो सरस्वती नाम है रिवर, दैट वाज मेंशन्ड इन वन ऑफ द इंडियाज एंशिएंट टेक्स्ट, दैट इज ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में ये मेंशन है सरस्वती रिवर नाम, वहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और वैसे भी यू नो जो सरस्वती रिवर की काफी पूजा करी जाती है, राइट। तो उनके बारे में यहाँ पे कुछ प्रेयर, कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स मिल जाते हैं हमको ऋग्वेदा में। हमारा क्लियर, अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट्स नो मोर अबाउट दिस इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। बेटा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों बोला जाता है ये नाम, ये क्यों बोला जाता है पता होना चाहिए। बिकॉज हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर द फर्स्ट 2 cities ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। जो सबसे पहले जो 2 cities डिस्कवर हुई थी इस सिविलाइजेशन की वो थी हड़प्पा फिर मोहनजोदारो, ठीक है। इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अच्छा इसके और क्या क्या नाम है? बेटा इसको पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता था, पहले बोला जाता था, अब नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? बिकॉज यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा हुआ है। वैली का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी में पढ़ लिया ना, माउंटेन्स एंड वैली, राइट। तो ये जो अगर सपोज 2 माउंटेन्स हैं तो इनके बीच में जो ये गैप है इसको वैली बोला जाता है, राइट। तो लेकिन हमने देख लिया कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन सिर्फ वैली तक लिमिटेड नहीं था, वो तो प्लेन्स तक आ गया ना, हरियाणा पंजाब वो सारा प्लेन एरिया है, वहां पे माउंटेन थोड़ी है, ठीक है। तो इसीलिए ये नाम अब हम यूज नहीं करते इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्लियर। सो वी कैन से इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके अलावा इंडस सरस्वती या फिर सिंधु सरस्वती, ये नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, थिंक अबाउट में दिया भी हुआ है why this Indus Valley civilization is now obsolete, because ये it is not limited to valley, ठीक है। चलो मूविंग अहेड नाउ। बेटा इस सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों को, इनहेबिटेंट्स को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है हड़प्पन्स। जो वहां के लोग थे उनको हड़प्पन्स बोला जाता है। अभी से हम 12 बोलेंगे हड़प्पन्स का क्या लाइफस्टाइल था, हड़प्पन्स कैसे रहते थे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए।
अब बोलोगे मैम सिर्फ हड़प्पन्स क्यों बोलते हैं, सिर्फ एक ही सिटी थी क्या? ऐसा नहीं है बेटा, एक्चुअल में जो ये हड़प्पा जो ये मेन सिटी है ये सबसे पहली थी जो डिस्कवर हुई थी, इसीलिए अब यहाँ के लोगों को, इनहेबिटेंट्स को हम हड़प्पन्स बोलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, डोंट मिस इट आउट में, व्हाई आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पन्स? That is simply because the city Harappa that is today in Pakistan's Punjab, कहाँ पर है ये? पाकिस्तान वाले पंजाब में है, was the first of this civilization to be excavated. Excavated का मतलब पता है ना, खुदाई हुई थी, yes, तो हड़प्पा पहली सिटी थी, that's why. Clear? समझ में आ गया इतना? चलो आगे चलते हैं। Now let's talk about some of the important cities of this civilization. अब बेटा ये हैं वो हड़प्पन सिटीज जिनके नाम आप बार बार पढ़ोगे इसके आगे। ठीक है, these are very very important for your exam point of view. ये सिटीज आज के कौन से हमारे प्रेजेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बोलोगे मैम इतना सारा याद करना है, आप तो बोल रहे थे बड़ा इजी चैप्टर है। इजी है बेटा, इसको याद करने की ट्रिक है, दैट्स वाई। ठीक है, चलो देखो याद कैसे करना है, ध्यान देते हैं। यहाँ पे करना क्या है, इसमें आपको ये जो सिटीज दी हुई हड़प्पन सिटीज इसको मैच करना है। ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ये ढोलावीरा के सामने पंजाब दिया हुआ है तो है नहीं, वो पंजाब से बिलोंग नहीं करता, ये कहीं और से बिलोंग करता है। अब कहाँ से करता है, देखो ढोलावीरा, ढोल कहाँ बजते हैं बेटा? ढोल वाला कोई भी गाना ले लो, ढोल ना गाड़े बाजे, ढोल ना गाड़े बाजे, कहाँ बजते हैं ढोल? जल्दी बताओ। अरे गरबा कहाँ खेलते हैं? गुजरात में। सो ढोलावीरा बिलोंग्स टू गुजरात। कोई भी ढोल वाला गाना ले लो, गुजराती होगा पक्का। ठीक है, सो ढोलावीरा गुजरात। नेक्स्ट आ जाओ, अरे हड़प्पा हड़प्पा तुसी आ गए पंजाब में, हड़प्पा तो पंजाब में ही बोलते हैं ना, है ना? सो हड़प्पा इज दैट बिलोंग टू पंजाब। अब कौन सा वाला पंजाब? पाकिस्तान वाला। ठीक है, नेक्स्ट कालीबंगान। अब बेटे कालीबंगान क्या है? अच्छा सुनो, कालबेलिया डांस देखा है? ये वाला डांस, ऐसा वाला डांस देखा है? आ रा 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 रा, उसके आगे मुझे लिरिक्स नहीं आती, ना 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 ना, सुना है? ऐसा एक गाना है राजस्थानी, उसमें ऐसा वाला डांस होता है, कालबेलिया खूब घूमते हैं इसमें, राइट? कितना मुझे गाना भी गवा दोगे तुम। चलो, सो कालबेलिया डांस दैट बिलोंग्स टू राजस्थान। सो कालीबंगान ऑल्सो बिलोंग्स टू राजस्थान। देखो कालीबंगान राजस्थान, राइमिंग में हो रहा है ना? दिस इज अ राइमिंग थिंग, अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। मोहनजोदारो, बड़ी दूर है हमसे ये बेटा, बहुत दूर है, हमारी रेंज में नहीं है। मोहनजोदारो बड़ी दूर है, कहाँ है? सिंध में है, हमसे बहुत दूर है, पाकिस्तान के भी दूसरे कोने पे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट राखी गिरी। अरे मारी कैसे गिरी, कैसे गिरी? देख के न चाल रही होगी, है ना? तो कहाँ से बिलोंग करेगी ये? हरियाणा से, राइट? राखी गिरी, गिर गई, पता नहीं कैसे गिरी, है ना? बोरा गई। चलो राखी गिरी इज फ्रॉम हरियाणा। क्लियर? कुछ कुछ याद हुआ? ढोलावीरा जहां ढोल बजते हैं, गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट हड़प्पा, पंजाब में आ गई तो सी, तो ये पंजाब। उसके बाद कालीबंगान जहां होता है कालबेलिया डांस, तो की है राजस्थान, ये है राजस्थान। मोहनजोदारो जो कि बड़ी दूर है हमसे, कहाँ? सिंध में। एंड राखी गिरी, गिर गई, कहाँ गिरी? हरियाणा में गिरी। क्लियर? Understood? So this way you can remember some of the important cities. इसके अलावा और भी याद कर रहे हैं, इतने में खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इनको हम मैप में। ठीक है, जो जो हमने ऑलरेडी याद कर लिया फटाफट से इनको देखो। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने गुजरात में देखा था। कहाँ है भाई ढोल बाजे? ये रहा, ये है आपका ढोलावीरा, गुजरात में, राइट? लेकिन बेटा गुजरात में ढोलावीरा के अलावा एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि आपको याद होना चाहिए, लोथल। सो ढोल नगाड़े बाजे में इतना लीथल डांस हुआ गुजरातियों का कि सब वहां पे फ्लैट हो गए, है ना? सो ढोलावीरा का लीथल डांस, ढोलावीरा एंड लोथल बोथ आर इन गुजरात। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? हड़प्पा, ये रहा पंजाब। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा कालीबंगान। अब बेटा कालीबंगान कहाँ था? राजस्थान में, कालबेलिया डांस। उसके बाद था हमारा दिस इज मोहनजोदारो, ये रहा। मोहनजोदारो के साथ ही क्या है? लखनजोदारो। ये तो नाम सेम सेम ये याद रह जाएंगे, है ना? दोनों के दोनों कहाँ पर है? सिंध में। इसके बाद यहां आ जाओ हरियाणा में। बेटे हरियाणा वाले ना पीछा नहीं छोड़ रहे। देखो हरियाणा में सिर्फ एक राखी नहीं गिरी, वहां बहुत कुछ हो गया। देखो राखी गिरी, ये रहा। सो यहाँ पर ये है 4 नाम, 1 2 3 4, ये हरियाणा के, जो कि आपको याद करने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इसलिए बता रही हूँ।
हरियाणा ने फरमाना कि राखी गिर गई, राखी गिर गई। हरियाणा ने फरमाना कि राखी गिर गई। कैसे गिरी बावली, कैसे गिरी बावली, बनावली, कैसे गिरी बावली, बनावली। बोरा गई होगी भिराना। ठीक है, भिराना इज द फोर्थ वर्ड। अब सबके जो बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको बता नहीं सकती बेटा, है ना, याद करने का तरीका एक तो याद कर लो आप खुद से। सो देखो यहाँ पर गुजरात में हमने देखा ढोलावीरा एंड लीथल, ढोलावीरा ढोल में, लीथल डांस। हरियाणा में राखी गिर गई, हरियाणा ने फरमाना राखी गिर गई। कैसे गिरी, बावली यानी बनावली और भिराना, ये याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो बेटा, चोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। चोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या है, गनवेरी वाला। अब बेटा पाकिस्तान में तो वहां गन तो होंगी, है ना, वो तो बहुत कॉमन चीज है। सो गनवेरी वाला। ओके, नेक्स्ट इज राजस्थान, जहां पर है कालीबंगान डांस। याद आया, कुछ समझ में आया अभी? अब फटाफट से काम करो, पॉज दिस वीडियो, टेक आउट अ रफ नोटबुक और यहां पर जो जो मैंने बताया जिस तरीके से लिख के देखो। इसको 3-4 बार अगर आप लिखोगे ना, आपको सारे याद हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ दीज हरप्पन पीपल। बेटा जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो इतना फेमस क्यों है? दिस इज द मेन हाईलाइट, टाउन प्लानिंग। उनकी जो टाउन प्लानिंग थी ना, वो आजकल जो हम सिटीज देखते हैं उनसे मैच हो सकती है, उनसे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, इस लेवल की थी। ठीक है, देखो कैसे। द लार्जर हरप्पन सिटीज वर बिल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिसाइज प्लान्स। दे हैड वाइड स्ट्रीट, दे हैड वाइड स्ट्रीट, द फर्स्ट हाईलाइट ऑफ देयर टाउन प्लानिंग। उस टाइम पे बेटा वहां पर बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें देखी गई हैं। अब आजकल देख लो, अगर आप कहीं पे घर लेने जा रहे हो तो आप क्या देखोगे, भाई घर तक जाने का रास्ता सही है कि नहीं है। अगर छोटी छोटी गलियों से जा रहा होगा तो ऐसे का कोई घर नहीं लेता, है ना, तो यू नीड अ वाइड स्ट्रीट। तो उस टाइम पे उनके पास वाइड स्ट्रीट देखी गई है। हैव अ लुक एट दिस पिक्चर, ऊपर से ली गई है, कितनी चौड़ी यहाँ पे सड़क दिख रही है आपको। कहाँ की है पता है ये? दिस इज फ्रॉम कालीबंगान। अब आप बता सकते हो कालीबंगान कहाँ है, राइमिंग ढूंढ लो कालीबंगान का, राजस्थान, राइट। सो वहां का है, राइट। सो वाइड स्ट्रीट which were often oriented to the cardinal directions. Now what is the meaning of cardinal direction? जल्दी से पॉज दिस वीडियो, टाइम के साथ मुझे बताओ। कार्डिनल डायरेक्शन पढ़ लिया हमने, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। क्या होता है कार्डिनल डायरेक्शन? बेटा 4 डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उन्हीं को बोलते हैं। अब इनकी स्ट्रीट कैसी थी? दे वर ऑफन ओरिएंटेड टू कार्डिनल डायरेक्शन, मतलब अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो हमेशा इन्हीं 4 डायरेक्शन में फॉलो करते थे। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई। आगे देखते हैं। सो कार्डिनल डायरेक्शन क्या हो गया, आपका सेकंड हाईलाइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट सिटीज सीम टू हैव सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन। दिस इज द थर्ड थिंग, मोस्ट सिटीज सीम टू हैव सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्टिफिकेशन? बेटा फोर्टिफिकेशन को हिंदी में बोला जाता है किलाबंदी, घेराबंदी। सुना होगा आपने, राजा महाराजाओं के जो महल होते थे उन बिल्कुल किलाबंद होते थे। क्या मतलब है इसका? यानी कि इन सिटीज के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी वॉल होती थी जिसको कि एनिमी क्रॉस नहीं कर सकता। सो बेसिकली दिस आर फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। ठीक है, सो यहां पर जो ज्यादातर सिटीज थी उनमें फोर्टिफिकेशन देखा गया, यानी किलाबंदी देखी गई है। ठीक है, डेफिनेशन फोर्टिफिकेशन की, a massive wall surrounding a settlement or city generally for the protective purpose. Clear? Now, and had 2 distinct part, यानी जो सिटी थी वो 2 डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइडेड थी। कौन कौन सी? अपर टाउन एंड लोअर टाउन। ठीक है, अब ये 2 पार्ट में क्यों डिवाइडेड थी? बिकॉज बेटा अपर टाउन में रहते थे लोकल एलाइट। लोकल एलाइट मतलब यानी एलीट पीपल, जो क्रीम लेयर होती है, जो ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं उस टाइम पे, है ना, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, राइट, कोई प्रीस्ट हो सकते हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग हो सकते हैं, बिजनेस वाले लोग हो सकते हैं, करेक्ट। सो जो एलीट पीपल थे वो वहां पर रहते थे अपर पार्ट में, और लोअर पार्ट था कॉमन पीपल के लिए। क्लियर? एलीट की डेफिनेशन पे दी हुई है बुक में। Here the word elite refers to the higher layer of the society such as rulers, officials, administrators and often priests. Clear? So this is all about the town planning. Now let's talk about the types of houses. Now what type of houses you can see in these cities? बेटा यहाँ पर जो इंडिविजुअल हाउसेस देखे गए हैं वो अलग अलग साइज के, वेरियस साइज के देखे गए हैं। लाइंड द स्ट्रीट एंड स्मॉलर लेन्स, जो भी स्ट्रीट्स थी या छोटी छोटी लेन जा रही थी उनसे बिल्कुल लाइन टू लाइन चल रहे हैं, लेकिन हाउसेस के जो साइज हैं
वो वेरिएशन उसमें देखा गया है, अलग अलग साइज के देखे गए हैं, ठीक है। बट द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज सेम फॉर स्मॉल एंड बिग हाउस। छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी जो मटेरियल वहां पे यूज किया गया था कंस्ट्रक्शन के लिए वो सेम था, ठीक है। ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड अप ऑफ ब्रिक्स। उस टाइम पे भी ब्रिक्स का यूज किया गया है इन घरों में, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ हाउस स्क्वायर में क्या पता पड़ा हमें, इंडिविजुअल हाउस जो थे वो अलग अलग साइज के हमको देखे गए। कहां पर देखे गए, अलोंग द स्ट्रीट या फिर स्मॉलर लेन्स। उसमें जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन सब जगह सेम था और बेसिकली क्या यूज किया गया था, ब्रिक्स यूज किए गए थे, ठीक है। इतने पॉइंट आपको यहां पर पता होने चाहिए, करेक्ट। चलो मूविंग अहेड, नाउ कमिंग टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ग्रेट बाथ। 100% वाला क्वेश्चन है बेटा, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस ग्रेट बाथ, दिस इज द वन वी आर टॉकिंग अबाउट। कहां देखा गया है ये ग्रेट बाथ, ये देखा गया है हमसे बड़ी दूर कहां, मोहनजोदारो में, ठीक है। सो ये देखा गया है मोहनजोदारो में, करेक्ट। अब पहले ये समझो कि इसको हम ग्रेट बाथ बोल क्यों रहे, रटो मत, समझो। देखो बेटे, ग्रेट बाथ इज इन मोहनजोदारो, इट इज अ टैंक मेजर्ड अबाउट 12 to 7 मीटर। 12 to 7 मीटर कितना होगा ये साइज, मान लो आपके क्लास की स्ट्रेंथ 50 स्टूडेंट्स की है, तो जितने में आप एकोमोडेट कर पा रहे हो अच्छे से, अगर आपकी क्लास एक्चुअली में बड़ी है तो उस साइज का ये होगा, ठीक है। 12 into 7 मीटर। वाटर प्रूफिंग मटेरियल जो कि क्या है, नेचुरल बिटुमिन। नेचुरल बिटुमिन से इसमें वाटर प्रूफिंग मटेरियल देखा गया है, लगाया गया है इसमें, इसका मतलब है ना। अब ये बिटुमिन पता है क्या होता है, आजकल हम बिटुमिन कहाँ यूज करते हैं, वी यूज दिस फॉर मेटलिंग ऑफ द रोड। जो डामर रोड बनती है ना, वहां पर ये यूज होता है। और आजकल हमको ये विटामिन पता है कहाँ से मिलता है, जो नेचुरल पेट्रोलियम होता है, फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम, उसके जब रिफाइनिंग होती है तो वहां से हमें विटामिन मिलता है, ठीक है। अब देखो ये विटामिन इन्होंने वहां यूज किया है एज अ वाटर प्रूफिंग मटेरियल। अब वाटर प्रूफ मटेरियल अगर लगाया है इस टैंक में, इसका मतलब पक्की बात है कि इसमें पानी भरा जाता होगा, राइट। सो अगेन रेफरिंग टू ग्रेट बाथ। नेक्स्ट थिंग, in one corner of the tank there was a drain to empty it। एक कोने पे छोटा सा ड्रेन होगा जिससे कि इस टैंक को हम एम्प्टी कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं और दोबारा पानी भर सकते हैं, है ना। सो in one of the corner of the tank there was a drain to empty it from time to time and refill it with fresh water, right। again referring to the great bath, है ना। तो फिर से ये सारे पॉइंट क्या रेफर कर रहे हैं कि भाई ये पानी भरने का एक बड़ा सा टैंक तो पक्की बात है, ठीक है। आगे देखते हैं। इट वॉज सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स, वन ऑफ विच कंटेन्ड अ वेल। इसके चारों तरफ छोटे छोटे रूम देखे गए हैं और उनमें से एक रूम में कुआं भी देखा गया, वेल भी देखा गया। मे बी वहां से पानी लाला के से भरते होंगे, है ना। सो अगेन रेफरिंग, करेक्ट। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच आर प्रूविंग दैट इट इज अ ग्रेट बाथ। लेकिन अब इसका यूज क्या था, क्या पर्पस था, वो है बड़ा डिबेट का टॉपिक, ठीक है। पर्पस, टॉपिक ऑफ डिबेट। अब क्यों टॉपिक ऑफ डिबेट, बेटा यहां पर अलग अलग लोग अपने अपने ओपिनियन देते हैं कि ये क्यों यूज होता होगा। क्यों देते हैं अपने अपने ओपिनियन, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है ना, दैट्स वाई, ठीक है। देखो कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि भाई ये एक कॉमन नहाने की जगह होगी सब लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए, ठीक है। लेकिन ये आइडिया अब नहीं माना जाता, क्योंकि जो इनके इंडिविजुअल, जो सिटी में जो कॉमन पीपल थे उनके इंडिविजुअल घरों को देखा जाए तो हर घर में उनके पास नहाने का एक प्रॉपर एरिया था। तो भाई घर में अगर एरिया है तो यहाँ क्यों आएंगे, है ना। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। अब पब्लिक बाथ, पहला ओपिनियन था इट इज अ पब्लिक बाथ फॉर पीपल। नाउ दिस इंटरप्रिटेशन इज नाउ रूल्ड आउट। क्यों रूल्ड आउट, बिकॉज इट टर्न्स आउट दैट इन दिस सिटी मोस्ट हाउसेस, किस सिटी की बात हो रही है, मोहनजोदारो सिटी की बात हो रही है। उस सिटी में जो भी घर थे ज्यादातर, टर्न्स आउट दैट मोस्ट हाउसेस हैज इंडिविजुअल बाथरूम्स। हर घर में इंडिविजुअल बाथरूम था, तो ये पब्लिक बात नहीं होगा फिर तो, है ना। तो ये पब्लिक बात वाला ओपिनियन रूल आउट हो गया है। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि दिस इज द बात फॉर द रॉयल फैमिली ओनली। हो सकता है उस एरिया में जो रॉयल फैमिली होगी उसके लिए ये बात हो। और कुछ लोग बोलते हैं कि मे बी ये रिलीजियस रिचुअल के लिए यूज होता हो, रिलीजियस को भी उनको जो भी रिचुअल्स होंगे उसको परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे लोग आते होंगे, मे बी, राइट। सो दिस इज द पर्पस ऑफ डिबेट। यहाँ पे लोगों के अपने अपने ओपिनियन है। अब क्या क्या ओपिनियन है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
चलो, इसके बेसिस पे अगेन यहाँ पर आपको डिबेट करने के लिए भी बोला हुआ है क्लास में, कर लेना अगर टीचर बोले तो, ठीक है। चलो, मूविंग अहेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाटर मैनेजमेंट ऑफ दीज हरप्पन पीपल. You will be surprised to know that the Harappan gave much importance to water management and the cleanliness. Now, इस टॉपिक पे इंडिविजुअल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है विथ सम पॉइंट्स, ठीक है. देखो बेटा, यहां पर इनके देखा गया है कि सेपरेट एरियाज थे फॉर बेदिंग इन देयर होम. उनके घर में नहाने का एक प्रॉपर अलग एरिया देखा गया है. इसका मतलब वो क्लीननेस पे ध्यान देते थे, ये प्रूव करता है ना. नेक्स्ट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट. वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसे? अ लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स. ये देखो बेटा, ड्रेन क्या होता है? ड्रेन वो नाला होता है जो हमारे घर से जो गंदा पानी रिलीज होता है उसको लेके जाए, है ना. तो इनके सिटीज में अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स देखा गया है which generally ran below the streets and took the waste water away. Means इन्होंने सिर्फ प्रिसाइज घर ही नहीं बनाए, इन्होंने घर से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया है. सो क्या रेफर करता है ये? क्लीनलीनेस पे, है ना. वो कितना क्लीन अपने एरिया को रखते थे. अंडरस्टूड. नाउ हाउ वाटर मैनेजमेंट देन. अभी तो ये सब हम क्लीननेस से बता रहे हैं, है ना. वाटर मैनेजमेंट के लिए क्या है बेटा? यहां पर वाटर सोर्स पे भी ध्यान दिया गया है. वाटर सोर्स क्या थे? मोहनजोदारो में पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेल्स मेड ऑफ ब्रिक्स. मोहनजोदारो में बहुत सारे कुएं देखे गए हैं, तो उनसे ये अपना पानी निकालते होंगे, राइट. उसके अलावा जो अलग और दूसरे रीजन थे वहां पर इट हैज बीन फाउंड दैट दे वर यूजिंग पॉन्ड्स नियर बाय स्ट्रीम्स और ह्यूमन मेड रिजर्वियर्स. यानी कि वहां पर अगर कोई लोकल पॉन्ड होगा या फिर कोई स्ट्रीम होगी तो वहां से पानी का यूज करते होंगे. अदरवाइज ह्यूमन मेड रिजर्वियर्स भी हैं. इन्होंने रिजर्वियर्स बना लिए फॉर वाटर सोर्स, है ना. और ऐसा रिजर्वियर कहाँ देखा गया है बेटा? ऐसा रिजर्वियर देखा गया है ढोलावीरा में, गुजरात में, राइट. ढोलावीरा गुजरात. इनको बावड़ी भी बोला जाता है. बाद में, उस टाइम पे नहीं बोलते थे, बाद में इनको बावड़ी, आजकल के टाइम पे अगर आप बोलोगे तो इनको बावड़ी भी बोला जाता है. साइंस में ही पढ़ लिया ये, ठीक है. चलो, सो देखो यहाँ पर अ लार्ज रिजर्वियर कट इन द रॉक एट ढोलावीरा मेजरिंग 33 मीटर इन लेंथ. कट इन द रॉक, ये रॉक्स में कट करके बनाया हुआ है ना. 33 मीटर इन लेंथ ढोलावीरा में. चलो देखो, सो ह्यूमन मेड रिजर्वियर ढोलावीरा इन दैट इज इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात. The largest reservoir measured 73 मीटर in length. बेटा लार्जेस्ट रिजर्वियर कितना है? 73 मीटर इन लेंथ, ठीक है. ये नहीं है, ये तो रॉक में बनाया हुआ है. उसके अलावा एटलीस्ट 6 लार्ज रिजर्वियर वर बिल्ट विथ स्टोन्स और इवन कट इनटू द रॉक्स. सो जो रिजर्वियर हैं वो दो टाइप के थे. एक जो स्टोन से मिलके बना था, स्टोन से स्टैक करके बनाया होगा. दूसरा कट इनटू द रॉक्स, यानी रॉक्स को ही कट करके बनाया होगा, ठीक है. सो जो लार्जेस्ट है दैट इज 73 मीटर इन लेंथ. फर्दर मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. यानी ये जो थे वो किससे कनेक्टेड थे? ये कनेक्टेड थे अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जहां से वाटर सीप इन हो सके. क्लियर. चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डिड हरप्पन्स ईट. बेटा हमने ये तो देख लिया कि कितने अच्छे लेवल की उनकी टाउन प्लानिंग थी, राइट. द प्रिसाइज लेवल ऑफ टाउन प्लानिंग. Now we are going to talk about the another part of their culture, that what did they used to eat. अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पहले ये सोचो कि उनके ज्यादातर सिटीज कहां पर थी. बेटा उनकी ज्यादातर सिटीज रिवर्स के आसपास थी, राइट. सो द हरप्पन्स क्रिएटेड मेनी ऑफ देयर सेटलमेंट अलोंग द बैंक्स ऑफ द लार्ज और स्मॉल रिवर्स. क्यों किया होगा ऐसा? टू गेट द प्रॉपर वाटर, है ना. उनको ताकि प्रॉपर वाटर सप्लाई मिले, राइट. उसके अलावा एग्रीकल्चर अगर वो करें तो वहां पर भी वो आराम से इरिगेशन कर सकें. उसके अलावा जहां पर भी रिवर होगी उसके आसपास की लैंड हमेशा फर्टाइल होती है, ठीक है. अब 7th क्लास में जाओगे तब समझ में आएगा, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, लैंड फर्टाइल कैसे होती है, ठीक है. अभी के लिए ये देखो, फॉर इजी एक्सेस ऑफ वाटर फॉर द यूसेज एंड द एग्रीकल्चर, एंड द सेकेंड थिंग फॉर फर्टाइल लैंड सिंस रिवर्स एनरिच द सॉइल अराउंड देम. गॉट इट. नाउ अब अगर उनके पास फर्टाइल लैंड है
और प्रॉपर वाटर है इरिगेशन के लिए, इसका मतलब वो अच्छे से खेती कर सकते हैं, है ना। सो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था उस टाइम पे। अब क्या देखा गया है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग शोज दैट दे हड़प्पन्स ग्रू सीरियल्स लाइक बार्ले, बार्ले क्या होता है, जौ, व्हीट, सम मिलेट्स एंड सम टाइम राइस, ये सब चीजें वो ग्रो करते थे। सोचो, एडिशन टू पल्सेस एंड वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, उसके अलावा दालें और कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसा माना गया है कि वो ग्रो करते थे, ठीक है। फर्दर दे वर ऑल्सो द फर्स्ट इन यूरेशिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरेशिया? बेटा यूरोप एंड एशिया को कंबाइन करके यूरेशिया वर्ड बनता है ना। तो यूरेशिया में ये हड़प्पन्स पहले थे जिन्होंने कॉटन ग्रो किया, जिससे कि वो कॉटन के क्लॉथ्स बनाते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यूरेशिया में सबसे पहले क्या किसने ग्रो किया? कॉटन, हड़प्पन्स ने, ठीक है। नाउ दे मेड फार्मिंग टूल्स इंक्लूडिंग प्लो। बेटा फार्मिंग इतनी अच्छी कैसे होती थी? क्योंकि उनके पास टूल्स थे। कौन सा टूल था? ये प्लो, प्लो बोलते हैं इसको, है ना। अगर हिंदी में बोला जाए तो हल, वो, ठीक है, प्लो। फर्दर this intense agriculture activity was managed by hundreds of small rural sites और villages। अब बेटा इतनी प्रिसाइज हमने टाउन प्लानिंग देखी है उनकी, है ना, जहाँ पे एलिट लेवल के लोग और लोकल पीपल रहते थे प्रॉपर फोर्टिफिकेशन में, तो वो थोड़ी एग्रीकल्चर करेंगे। एग्रीकल्चर मैनेज कौन करता था? जो विलेज और रूरल एरिया के पीपल थे, ठीक है। चलो बेटा इसके अलावा दे हैव डोमेस्टिकेटेड नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर मीट कंजम्पशन एंड ऑल्सो दे वर डिपेंडेंट ऑन फिशरी। यस, दे यूज टू डू फिशिंग इन बोथ रिवर्स एंड द सी। बेटा रिवर्स के पास उनका सेटलमेंट था तो ऑब्वियसली फिशिंग तो करेंगे। अब हमें कैसे पता पड़ा ये? बिकॉज वी नो दिस फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड फिश बोन विच वर फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशंस, ठीक है। खुदाई में ये जो एनिमल्स हैं या फिशेज हैं उनकी बोन्स मिली हैं, जिससे हमें पता पड़ा है कि उन्होंने नंबर ऑफ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया था और वो फिशेस पे भी डिपेंडेंट थे, ठीक है। चलो इसके अलावा वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट डिड हड़प्पन कुकिंग पॉट कंटेन? बेटा एक्सकवेशन में एक कुकिंग पॉट मिला होगा, अब ये पूछा गया है कि उसमें क्या क्या मिला है। सो साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं, साइंटिफिक एग्जामिनेशन ये बताते हैं कि उस क्ले पॉट में दे हैव गॉट दी डेयरी प्रोडक्ट। अब ऑब्वियसली डोमेस्टिकेट किया है एनिमल को तो डेयरी प्रोडक्ट तो होगा, है ना, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसके अलावा क्या मिला है? उसके अलावा मिले हैं यहाँ पर रिमेन्स ऑफ टर्मरिक, जिंजर एंड बनाना। सो इट मीन्स उस टाइम पे ये लोग इन चीजों का भी कंजम्पशन करते थे। क्या क्या है? जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना रिमेन्स। क्लियर? चलो वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन फॉर यू, लेट्स एक्सप्लोर में। इमेजिन यू कुक अ मील इन हड़प्पन हाउस, you are there in the Harappan house, then what dish or dishes would you prepare based on the data given above? जितना भी हमने कुछ पढ़ा अभी तक, what did they eat, उसके हिसाब से आपको कोई एक मील बताना है। क्या बता सकते हो? जल्दी बताओ, क्या बता सकते हो? बेटा उन्होंने व्हीट ग्रो किया है, बार्ले ग्रो किया है और उनके पास मिल्क है, तो वो दलिया बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, है ना। उसके अलावा दे यूज टू ग्रो पल्सेस, है ना, वेजिटेबल ऑल्सो, और यहाँ पर टर्मरिक, जिंजर भी है, तो शायद वो सब्जी वब्जी बना सकते हैं, दालें बना सकते हैं। अब इसके अलावा और कुछ आइडिया आपको आ रहे हैं तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, नाउ हियर आर सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट्स व्हिच वर अनअर्थ्ड का मतलब एक्सकेवेशन में खुदाई से मिले हैं ये बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। क्या? चलो देखते हैं फटाफट क्या क्या है। दिस वन, व्हाट इज दिस? अ ब्रॉन्ज मिरर। अब ब्रॉन्ज मिरर, बेटा मेटल्स के भी मिरर होते थे पहले के लोग यूज करते थे, ठीक है। जैसे आजकल हम ग्लास के मिरर यूज करते हैं, ग्लास को पीछे से पेंट कर देते हैं, इससे पहले लोग मेटल मिरर्स को यूज करते थे। तो दिस इज वन ऑफ द ब्रॉन्ज मिरर। नेक्स्ट देखो, अ टेराकोटा पॉट, ये दोनों कहां से मिले हैं? धोलावीरा से। क्लियर? नेक्स्ट में आ जाओ, ये क्या है? अ फ्यू स्टोन वेट्स। स्टोन वेट्स, वेट्स क्या होते हैं? वेट्स क्या होते हैं? जो मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, है ना, जो कि हम कितना केजी है, किसी का मास बेसिकली मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये वेट्स हैं यहाँ पर। इससे क्या पता पड़ रहा है? इससे ये पता पड़ रहा है कि वो पक्का कुछ खरीदते बेचते होंगे, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ब्रॉन्ज चिसल। व्हाट इज दिस चिसल? वो जो छेनी होती है ना किसी चीज को तराशने के लिए जिसको यूज किया जाता है, दैट इज द वन, राइट। सो दिस इज ब्रॉन्ज चिसल अगेन फ्रॉम धोलावीरा, ठीक है। यहां पे आ जाओ, व्हाट इज दिस? दिस इज अ गेम्स बोर्ड। देखो
खेलने का भी प्रॉपर इंतजाम था, एंटरटेनमेंट, है ना। A games board engraved on a stone about 25 centimeter in length, again from धोलावीरा। 25 सेंटीमीटर, आपके पास पक्का वो 30 सेंटीमीटर वाला स्केल होगा, 1 फीट वाला स्केल, राइट। तो उससे आप इमेजिन कर सकते हो ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये क्या है? दिस इज अ विसल, यस, अ टेराकोटा विसल अबाउट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ फ्रॉम करणपुर इन राजस्थान। So Harappans designed these many games and toys to keep both the adults and children amused. Proper entertainment का इंतजाम था उनके कल्चर में, ठीक है। चलो और देखते हैं यहाँ पर this one, cultural and symbolic objects again unearthed during the excavation. This person, क्या है ये? A statue of a figure often called priest king. बेटा ये आइडेंटिफिकेशन के लिए पता होना चाहिए, priest king, ठीक है। This one, priest king, although it is not known who is this figure. अभी हमें पता नहीं है कि ये उनके टाइम पे ये कौन थे, लेकिन इनको हम priest king बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, what is this? This is in Hindu mythology क्या बोलते हैं इसको? स्वास्तिक, राइट। तो इसका मतलब वो भी फॉलो करते थे। स्वास्तिक का साइन है यहाँ पर, a seal showing स्वास्तिक। ये पक्का कोई सील होगी, है ना, तो उसमें स्वास्तिक है। ये क्या है? A seal, again a seal depicting a three-faced deity. Deity मतलब जिसको हम गॉडेस बोलते हैं, है ना, कोई सुप्रीम पावर, फीमेल सुप्रीम पावर, deity. So three-faced deity. अब three face कहाँ है? यहाँ दिख रहे? Three face कहाँ है? ये 1 2 3, ठीक है। So three-faced deity seated on a raised platform surrounded by powerful animals. Surrounded by powerful animals, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, this one. The dancing girl, a bronze figurine from मोहनजोदारो। कहाँ से मिली है ये? मोहनजोदारो। Now अब इस डांसिंग गर्ल पे ध्यान दो बेटा, ये जो हाथ में इतने सारे लाइन्स दिख रही है क्या है? These are the bangles, right? हम आजकल भी इस टाइप के बैंगल्स देख सकते हैं कुछ फीमेल्स के हाथ में, स्पेशली वो बिलोंगिंग फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान, है ना। यहाँ तक वो चूड़ियां पहनते हैं व्हाइट कलर की, देखी होंगी पक्का आपने। इस चैप्टर में कहीं देखा आपने ऐसे पिक्चर? कहीं देखी है? जल्दी बताओ, टाइम के साथ कमेंट में जब जल्दी से बताओ कहाँ देखी है बेटा। फ्रंट पेज में है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है उसमें जो पिक्चर दी हुई है वहां पे एक लेडी वुमन बैठी हुई है, उसके हाथ में देखना है, राइट। नाउ व्हाट इट शोज? इट शोज दैट दीज कस्टम्स व्हिच वर फॉलोड बाय दीज पीपल ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशन, हड़प्पन्स, वो अभी भी फॉलो हो रही हैं, इजंट इट? सो कंटिन्यूएशन ऑफ आवर हिस्ट्री। फर्दर देखो, ये क्या है? अ टेराकोटा फिगरीन सीटेड इन अ नमस्ते पोजिशन, राइट। हम नमस्ते आज भी करते हैं, सी द कल्चर, राइट, नमस्ते। ये क्या है यहाँ पर? दिस इज अ डिजाइन ऑन अ पॉट विच सीम्स टू टेल द स्टोरी ऑफ अ थर्स्टी क्रो। अब थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी मैंने नहीं सुनाऊंगी यहाँ पर, पक्का पता होगा, है ना। तो वो स्टोरी यहाँ पे लग रहा है कि डिपिक्ट हो रही है। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड। Now let's talk about the brisk trade done by these Harappan people. बेटा मैंने क्या बताया था इनिशियली, किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में सबसे पहले खाना पानी होना चाहिए, उसके बाद एक प्रॉपर अर्बनाइज्ड सोसाइटी होनी चाहिए, मतलब अच्छे घर होने चाहिए, उनको गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, राइट। लेकिन उसके बाद वहां पर प्रॉपर पैसे का फ्लो होना चाहिए जिसके लिए कि ट्रेड किया जाता है, राइट। सो हरप्पन पीपल भी एक्टिवली इस ट्रेड में इन्वॉल्व थे। अब वो ट्रेड में किससे ट्रेड करते थे? वो बेटा वो ट्रेड करते थे विद इन इंडिया, मींस अपनी सिविलाइज्ड सोसाइटी में, और उसके अलावा दूसरी कंट्रीज के साथ भी, ठीक है। सो दीज हरप्पन पीपल वर एक्टिव इन ट्रेड नॉट ओनली विद इन देयर ओन सिविलाइजेशन बट with other civilization and cultures within and outside the India. So अपने जो पूरा हरप्पन सिविलाइजेशन था उसके साथ, उसके अलावा आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड कंट्रीज के साथ भी वो प्रॉपरली ट्रेड में इन्वॉल्व थे, ठीक है। नाउ अब ट्रेड में होता क्या है बेटा? खरीदी जाती चीजें या फिर बेची जाती हैं। अब पहले देखते हैं कि वो क्या बेचते थे, ठीक है। सो व्हाट दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट? दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट माना जाता है ऑर्नामेंट्स, टिम्बर एंड सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज। अब सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज, इसके लिए एक पिक्चर दी हुई है, उस पर ध्यान दो। दिस वन क्या है? ये दिस इज आइवरी कॉम। आइवरी कॉम मतलब हाथी के दांत से बनी हुई कंघी, रॉयल्टी, है ना। ये कहाँ मिली है? ये दिस हरप्पन आइवरी कॉम अबाउट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ ओमान, ठीक है। इससे क्या पता पड़ता है? ट्रेड करते थे दिस टाइप ऑफ डेली यूज ऑफ ऑब्जेक्ट।
इसके अलावा टिम्बर, टिम्बर मीन्स लकड़ी। ऑर्नामेंट्स, अब कौन से ऑर्नामेंट्स बेटा, हरप्पन का माना जाता है कि वन ऑफ द फेवरेट ऑर्नामेंट वाज मेड अप ऑफ कार्नेलियन। नाउ व्हाट इज दिस कार्नेलियन? Carnelian is a semi-precious reddish stone which is basically found in Gujarat. ठीक है, सो कार्नेलियन से बने हुए जो बीड्स वाली जो माला होती है, स्ट्रिंग होती है, या उससे बने हुए ऑब्जेक्ट्स, उससे बने हुए ऑर्नामेंट्स फेवरेट हुआ करते थे, तो माना जाता है इनका भी वो ट्रेड करते होंगे, है ना। कार्नेलियन, अ रेडिश सेमी प्रेशियस स्टोन फाउंड मोस्टली इन गुजरात। नाउ Harappan people, the craft people developed special technique to drill them. बेटा ये सेमी प्रीशियस हार्ड स्टोन है, स्टोन के बीच में ड्रिल करने की टेक्निक थी उनके पास, सोचो, और उससे फिर वो अलग अलग स्ट्रिंग बनाते थे, अलग अलग ऑर्नामेंट्स बना लेते थे, ठीक है। सो अ स्ट्रिंग कुड पास थ्रू देम एंड डेकोरेट देम इन वेरियस वेज। इसके अलावा दे ऑल्सो वर्कड विद द कॉन्च शेल्स। सो बेसिकली सी शेल्स बहुत हार्ड होते हैं वो, राइट, इनटू ब्यूटीफुल शेल्स बैंगल्स, उनसे वो बैंगल बना लेते थे, है ना। और इसके लिए अगेन बहुत स्पेशल टेक्निक चाहिए, क्योंकि जो कॉन्च शेल होते हैं वो हार्ड होते हैं, जरा सा भी यहाँ वहां कट लगा और टूट जाएंगे वो, तो है ना। तो उससे अगर वो बैंगल बना रहे हैं तो विच रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक, शेल इज अ हार्ड मटेरियल बिकॉज ऑफ दैट। अंडरस्टूड? चलो ना, इसके अलावा और क्या एक्सपोर्ट करते थे बेटा? इसके अलावा वो एक्सपोर्ट करते थे प्रोबेबली गोल्ड और कॉटन। बेटा हरप्पन पीपल वर द फर्स्ट वन टू ग्रो कॉटन, राइट। और कॉटन जब एक बार पता पड़ जाए तो ऑब्वियसली बहुत डिमांड में होगा, इट इज गुड, राइट। सो ये कॉटन का भी पॉसिबली पक्का यहाँ पर एक्सपोर्ट करते होंगे। इसके अलावा थोड़ा बहुत कुछ फूड आइटम्स। अंडरस्टूड? नाउ ये है एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट क्या करते होंगे, ये भी तो क्वेश्चन है ना, कुछ खरीदते भी तो होंगे। अब ये क्या खरीदते थे, व्हाट दे यूज टू इंपोर्ट, इसका कोई क्लियर अभी तक आंसर नहीं मिला है, लेकिन इसे गेस किया जाता है कि दे मस्ट बी इंपोर्टिंग कॉपर। नाउ व्हाई कॉपर? बिकॉज दिस मेटल वाज नॉट सो कॉमन बैक होम, राइट। ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन था, हरप्पन पीपल थे, उनके पास खुद ये कॉपर मेटल नहीं देखा गया, तो ऐसा माना जाता है कि ये पक्का उसको इंपोर्ट करते होंगे। क्लियर? चलो अब बेटा यहाँ पर ट्रेड हो रहा है ना, ट्रेड हो रहा है, यानी सामान को वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं दूर दूर जाके, तो कैसे जाते होंगे? कोई रूट चाहिए, राइट। सो लेट्स नो मोर अबाउट देयर ट्रेड रूट। वो कौन कौन से रूट से अपना सामान लेके जाते होंगे या लाते होंगे। अब ऐसे में जो ट्रेड रूट है उसमें रोड वाला, है ना, जो ग्राउंड रूट, जो रोड रूट हो जाएगा, या फिर रिवर वाला, दैट इज वेरी कॉमन। क्यों? क्योंकि इनका जो सिविलाइजेशन था वो रिवर्स के पास ही तो था, है ना, तो रिवर रूट होगा, रोड वाला रूट होगा। लेकिन सरप्राइजिंग यहां पर ये है कि इनके पास सी रूट भी थे। यस, सो हियर दे यूज्ड लैंड रूट्स, रिवर्स एंड द सी फॉर मोर डिस्टेंट डेस्टिनेशंस। जो ज्यादा दूर दूर की जगह थी वहां पर ये सी रूट का भी यूज करते थे, ठीक है। और इसके लिए यहां पर दिस पिक्चर, अ ह्यूज डॉकयार्ड एट लोथल। लीथल डांस हो गया किसमें? ढोलावीरा में, राइट। ढोल में लीथल डांस होने बताया था ना। लोथल वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा? इसके वजह से ये जो ह्यूज डॉकयार्ड हमने देखा, कहां देखा है? ये लोथल में देखा है, ठीक है। अब डॉकयार्ड क्या होता है? व्हाट इज डॉकयार्ड? जहां पर जो शिप्स होते हैं या बोट्स होते हैं वो आके रुकती हैं, राइट। सो दिस इज द डॉकयार्ड। नाउ to conduct such a trade, a few Harappan settlements are located in the coastal regions of Gujarat and Sindh. देखो कोस्टल रीजन्स में भी यहाँ पे सेटलमेंट देखे गए हैं। क्यों देखे गए होंगे? क्योंकि वहां से पक्का वो ये सी रूट का यूज करते होंगे, है ना। नाउ लोथल इन गुजरात हैज अ ह्यूज बेसिन मेजरिंग 217 meters in length and 36 meters in width, almost the length of 2 football ground. सोचो कितना बड़ा होगा ये, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, ये 217 meters in length, इनको याद करें कि नहीं करें? इसके अलावा हमने और कहाँ नंबर्स पढ़े थे ऐसे? ग्रेट बाथ में, है ना, वो तो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और कहाँ देखा था हमने? ढोलावीरा में जो रिजर्वियर बने थे, राइट, द हाईएस्ट वन 73 मीटर। अब इनको ये कैसे याद करें? वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 6 में, until unless in your school your teacher has told so। अगर टीचर ने बोला है कि एग्जाम में आएंगे तो फिर तो याद करना बनता है। और उसके अलावा बेटा यहाँ पे मैं ट्रिक बता रही हूँ ना, तो कर लो याद। एग्जाम में अगर आंसर में ऐसे नंबर्स लिख के आंसर लिख के आओगे
तो फिर मार्क्स कटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, टीचर खुश हो जाती है। ठीक है, देखो कैसे याद करना है। देखो ग्रेट बाथ का डायमेंशन क्या था? 12, 1 2 इंटू 7, 12 इंटू 7 मीटर्स, राइट, है ना। ये कितना है? ये है 217, बस ये 1 यहां करना है, 217 मीटर्स। ठीक है, ये क्या है? ये है ह्यूज बेसिन, लोथल वाला। ये है ग्रेट बाथ, कहां पर? मोहनजोदारो वाला। उसके अलावा हमने देखा था जो मैनमेड रिजर्वियर था वो कितना था? प्लस से 2 + 1 3 कर दो तो यहां पर हो जाएगा 73 मीटर। बस, ठीक है, बस नंबर का खेल है, थोड़ा यहां वहां करना है, इतना ही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। So this basin must have been a dockyard to receive and send boats for further transportation of the goods. Clear? चलो, अब बेटा यहाँ पर इतने सारा ट्रेड हो रहा है, अलग अलग लोगों का सामान जा रहा होगा, तो अपने सामान को कैसे पहचानते होंगे? आजकल देखो, आजकल अगर सामान का ट्रेड हो रहा है तो उनके वहां पर बैनर्स, लोगो लगे रहते हैं, है ना। टाटा का प्रोडक्ट जा रहा है, अंबुजा सीमेंट जा रहा है, तो सबका अपना अपना नाम है। इनके पास क्या होता होगा? तो ऐसे में यहाँ पर क्या देखी गई हैं? ट्रेड सील्स। बहुत सारी सील्स मिली हैं एक्सकेवेशन में। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में। Thousands of small seals which have been excavated from many settlements, something like this. ये है छोटी छोटी सील्स। इसके अलावा इससे पहले हमने स्वास्तिक वाली सील भी देखी थी, एक वो 3 डाइटी वाली सील भी देखी थी, है ना। देखो यहाँ पर, these seals were generally made of स्टेटाइट। क्या है ये? स्टेटाइट। व्हाट इज द स्टेटाइट? बेटा एक सॉफ्ट स्टोन होता है जो कि गर्म करने पे हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म करने पे हार्ड होता है। ठीक है, अ सॉफ्ट स्टोन दैट वुड बी हार्डन थ्रू द हीटिंग। ठीक है, नाउ ये सील कितनी बड़ी थी? मेजर्स ओनली फ्यू सेंटीमीटर, छोटी छोटी होती होंगी, फ्यू सेंटीमीटर की ये सील्स थी। जनरली डिपेक्टेड सम एनिमल फिगर्स। देखो सब में कुछ ना कुछ आपको एनिमल फिगर दिख रहे होंगे, है ना। उसके अलावा कुछ तो इन्होंने लिखा हुआ है, अब हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ है अपनी लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पे कुछ तो इनके सिंबल्स बने हुए हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट्स याद करने हैं। किससे बनी हुई है सील? स्टेटाइट से। दैट इज अ सॉफ्ट स्टोन विच गेट्स हार्डन ड्यूरिंग हीटिंग। इसके अलावा कितना इसका डायमेंशन होता था? ओनली फ्यू सेंटीमीटर। क्या था इसके अंदर? कुछ एनिमल्स और उनके सिंबल्स। दैट्स इट, इतना याद करना है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन। बेटा इतना ग्रैंड हमारा फर्स्ट इंडिया का सिविलाइजेशन, इसका भी एंड हुआ। कब हुआ? इट वॉज ऑलमोस्ट इन 1900 BCE। जो फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन था, वो कब चला था? वो 2600 BCE से 1900 BCE के बीच में देखा गया। 1900 BCE से ये जो फर्स्ट सिविलाइजेशन था वो टूटना शुरू हुआ। ऐसा क्यों बोला जाता है टूटना शुरू हुआ? बिकॉज यहां पर जो भी इनकी सिटीज थी, इतनी वेल मैनेज्ड डेवलप्ड सिटीज थी, वो धीरे धीरे लोग ने छोड़ दी। दैट वाज अबंडेंड बाय द पीपल। ठीक है, और लोग मतलब उसको छोड़ के चले गए थे। और कुछ लोग जो वहां रह गए थे, उन्होंने, इफ एनी इनहैबिटेंट्स रिमेन्ड देयर, दे अडॉप्टेड द रूरल लाइफस्टाइल। यानी वो सिटी वाला जो अर्बनाइज्ड लाइफस्टाइल था उसको छोड़ के उन्होंने फिर से रूरल लाइफस्टाइल में वो लोग आ गए। ठीक है, it appears that earlier government और the administration no longer existed। था ही नहीं कोई मैनेज करने के लिए। क्लियर? सो क्या देखा गया? Gradually the Harappans scattered over hundreds of small rural settlements। क्लियर? ना यहाँ पे एक क्वेश्चन समझो आप बेटा, ये अर्बन सिटीज से रूरल वाले लाइफस्टाइल में क्यों आए होंगे? क्यों आए होंगे? बिकॉज जो रूरल लाइफस्टाइल होता है, द रूरल लाइफस्टाइल गिव्स इजियर एक्सेस टू फूड। बेटा रूरल लाइफस्टाइल में का मतलब क्या होता है? यानी वो फिर से वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आ गए होंगे, राइट। अब खुद अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो वहां पर फूड का एक्सेस इजी हो जाएगा, है ना, द बेस्ट थिंग। सो दिस रूरल लाइफस्टाइल गिव्स द इजियर एक्सेस टू फूड एंड वाटर देन एन अर्बन लाइफस्टाइल। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ डिक्लाइन? बेटा इतना वेल सेटल्ड इनका जो सिविलाइजेशन था, इतनी वेल डेवलप्ड सिटीज थी, इतना ट्रेड चल रहा था, उसके बाद भी क्या ऐसे रीजन हुए होंगे कि इस इतने हमारे इंडिया के फर्स्ट सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया? अब इसमें जो सबसे पहला जो लोग गेस मारते हैं वो है इन्वेजन may have destroyed the cities। हो सकता है कि बाहर से किसी ने आके इन पे अटैक किया हो,
है ना, और पूरा सब कुछ खत्म कर दिया हो। सो इन्वेजन, लेकिन इसको रूल आउट कर दिया गया है। क्यों रूल आउट कर दिया गया है? बिकॉज हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता कि फर्स्ट सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई वॉरफेयर हुआ था, कोई लड़ाई हुई थी, राइट। ये माना जाता है कि हड़प्पन पीपल ना बड़े शांत स्वभाव के थे, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते थे, इनके पास कोई वेपन नहीं देखा गया, ठीक है। अगर कहीं पर भी वॉरफेयर होगा, इन्वेजन होगा, तो जो लोग होंगे उनके पास खुद भी तो कुछ वेपन होंगे, तलवार होंगे, कुछ तो होगा, इनके पास कुछ भी नहीं देखा गया, ठीक है। हियर बट देयर इज नो ट्रेस ऑफ वॉरफेयर और इन्वेजन। पहली बात तो हमें कोई वॉरफेयर और इन्वेजन का ट्रेस मिला ही नहीं है, कोई सबूत नहीं मिला है। एंड एज पर एविडेंस नो साइंस ऑफ एनी आर्मी और वेपन्स ऑफ वॉर। कोई आर्मी इनके पास नहीं थी, कोई वेपन नहीं था वॉर के लिए। एंड इट सीम्स टू हैव दे वर रिलेटिवली पीसफुल सिविलाइजेशन। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था बड़ा पीसफुल सिविलाइजेशन था, ठीक है। तो इसलिए इस वाले फैक्ट को रूल आउट कर दिया है। अब इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं फिर डिक्लाइन के? बेटा इसके लिए हैं दो मेन मोर रिलायबल फैक्टर्स, जिसको कि माना जाता है कि हो सकता है यही होगा। क्या है वो? द फर्स्ट थिंग इज द क्लाइमेट चेंज, द ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज क्या? बेटा इसी टाइम पे ऑलमोस्ट 1900 बीसी, जब हम भी बात करें तो 2000 बीसी, 1900 बीसी, इस टाइम पे ही क्या हो रहा था? दिस अफेक्टेड मच ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम 2200 BC। सो 2200 BC से धीरे धीरे क्या हुआ, एकदम ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ, जिसके वजह से हर जगह पर रेनफॉल कम होती जा रही थी और जो प्लेसेस थी वो ड्रायर होती जा रही थी, यानी ड्रॉट वाली कंडीशन आ रही थी, ठीक है। और अगर बेटा पानी नहीं होगा, ड्रॉट वाली कंडीशन आएगी, तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, और अगर खाना पानी नहीं मिलेगा फिर तो सब खत्म है ना। किसी भी सिविलाइजेशन का जो बेसिक जो नींव है, बेसिक फाउंडेशन है, वो क्या है? दैट इज एग्रीकल्चर, राइट। तो इससे क्या होगा, अगर ड्रॉट वाली कंडीशन आ गई, रेनफॉल कम हो गया, तो सीधे एग्रीकल्चर पे ही इफेक्ट होगा, करेक्ट। दैट इज द बैकबोन। सो दिस वुड हैव अफेक्टेड द एग्रीकल्चर एंड रिजल्टेड इन द रिड्यूस्ड फूड सप्लाई। जो बैकबोन है सिविलाइजेशन की, वही यहां पर टूट गई, ठीक है। सेकेंड फैक्टर क्या है बेटे? सेकेंड फैक्टर ये माना जाता है कि जो सरस्वती रिवर है, जो फर्स्ट सिविलाइजेशन था वो दो रिवर के पास था, दैट इज इंडस एंड सरस्वती। तो जो सरस्वती रिवर है उसका जो सेंट्रल बेसिन है वो ड्राई हो गया था, यानी जो सेंट्रल पार्ट है वो पूरा ड्राई हो गया था। ड्राई तो ऑब्वियसली इसी कंडीशन से हुआ होगा, क्लाइमेट चेंज से, लेकिन क्योंकि सरस्वती रिवर एक मेन सोर्स है, तो उसका सेंट्रल अगर बेसिन ड्राई हो गया तो पूरी सिविलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर। सो सडनली द cities there such as कालीबंगान, बनावली वर अबंडेंट। कहाँ है ये? कालीबंगान कहाँ है? बंगान राजस्थान, कालीबंगान राजस्थान, एंड बनावली इज इन हरियाणा। नाउ व्हाट इट शोज, बेटा इन दो फैक्टर से ये पता पड़ रहा है कि क्लाइमेट का कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है। पूरी सिविलाइजेशन स्वाइप्ड आउट, इजंट इट? देखो, these two remind us of how much we are dependent on the climate and the environment for our life and well-being. Clear? So बेटा यहाँ पर सिविलाइजेशन का एंड नहीं होता, ये तो सिर्फ फर्स्ट सिविलाइजेशन की बात हो रही है। फर्स्ट सिविलाइजेशन एंड हुआ, उसी के बाद नेक्स्ट सिविलाइजेशन की शुरुआत भी हुई थी, इसीलिए इट इज द एंड और द न्यू बिगनिंग, ये आपका टॉपिक था, ठीक है। अब नेक्स्ट बिगनिंग क्या थी वो आप पढ़ोगे क्लास 7th में, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। I hope you are able to understand and comprehend each and everything, and now you feel this chapter is easy. Do tell me in the comments that it is easy or not. ठीक है? चलो, see you soon for the next chapter. Till then, take care and bye bye.